बार्सिलोना फैंस कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक होगे, गुड होगे। और मुझे पता है कि यार आप लोग इस वक्त मजे बिल्कुल भी नहीं मार रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत डिसअपॉइंट हो, क्योंकि बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है और मुकम्मल खामोशी हमें बारसा की तरफ से नजर आ रही है। जो कुछ रूमर्स भी आ रहे थे कुछ दिनों पहले बारसा की साइनिंग्स को लेकर, वो भी अब आना बंद हो चुके हैं और बार्सिलोना फैंस काफी डिसअपॉइंट इस वक्त नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जब हम देखते हैं कि रियल मैड्रिड साइनिंग पे साइनिंग मार रही है। 4 साइनिंग्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं और शायद वो एक दो और साइनिंग्स भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एटलेटिको मैड्रिड को देखो, वो कितना ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, कितनी ज़्यादा साइनिंग्स वो कर चुके हैं। और उसके अलावा भी आप बड़े क्लब्स को अगर जाकर देखो तो यार सारे क्लब्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बार्सिलोना को अगर आप देखो तो बार्सिलोना तो कुछ भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से बारसा फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। और मैं इसीलिए ये बात हमेशा बोलता हूँ कि यार लपोर्ता को अपनी फैन बेस को फॉल्स होप्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बारसा फैंस जो हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब आप अपनी खुद की दी हुई उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो बारसा फैंस फिर क्या करें यार। इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि क्लब को बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर मीडिया के अंदर बात करनी चाहिए और अपनी फैन बेस को फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए। भाई आप बता दो कि हमारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है इस टाइम के ऊपर, और क्या बारसा फैंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप साइनिंग करोगे। आप कितनी साइनिंग्स कर सकते हो। जॉन गार्सिया की आपने साइनिंग कर ली है, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या आप और कोई साइनिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपको खुल के आकर अपने बारसा फैन बेस को पूरा पूरा सच बताना चाहिए, ताकि अगर वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो वो उम्मीद छोड़ दें। खैर, जितना मैंने इस ट्रांसफर विंडो में चीज़ों को एनालाइज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना आपको अगस्त के अंदर आकर ना एक्टिव होती हुई नजर आएगी। स्पेशली अगस्त के आखिरी 15-20 दिनों में बार्सिलोना आपको मार्केट में कुछ हलचल मचाती नजर आएगी। जब बारसा को उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंफर्म हो जाएगी, हमें पता लगेगा कि हम 1:1 के ऊपर आ गए हैं कि नहीं आ गए, तो उसके बाद आप देखना कि बार्सिलोना जो है वो आपको हो सकता है कि कुछ अच्छी गुड न्यूज़ इस ट्रांसफर मार्केट से निकाल कर ला कर दे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ यार एक और जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि एक तरफ तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, और साथ ही साथ जो इस तरह के रूमर्स जब आ जाते हैं ना, जैसे आज एक रूमर आया है जाविद सिमन के बारे में, तो यार फिर गुस्सा ही आता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है डेको के ऊपर। इस वक्त बारसा फैंस जितना डेको के खिलाफ हुए हुए हैं ना, शायद वो लाइफ में कभी किसी के खिलाफ नहीं हुए होंगे। आज ये न्यूज आ रही थी कि डेको चावी सिमन के एजेंट से मिले हैं और चावी सिमन बार्सिलोना में वापस आना चाहते हैं। ये रूमर लास्ट सीजन में भी आया था, लास्ट सीजन में भी चावी सिमन बार्सिलोना आना चाह रहे थे। देखो यार, चावी सिमन एक बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। लेकिन यार इस वक्त बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है ना, वो ओवर क्राउडेड हो चुकी है। हमारे पास इतने ऑप्शंस है मिडफील्ड के अंदर, आप चावी सिमन से क्या निकालोगे। और उन्होंने कोई सस्ते में नहीं आना, क्योंकि चावी सिमन बार्सिलोना की ला मासिया में खेलते थे और फिर वो पीएसजी चले गए। और उस टाइम के ऊपर जब बार्सिलोना उनके ऊपर काउंट कर सकती थी, बारसा ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उस वक्त वो पीएसजी चले गए, पीएसजी से वो लैप्जिग चले गए और अभी लैप्जिग से वो दोबारा बार्सिलोना आना चाहते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की मीटिंग से डेको क्या निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस भी तकरीबन 80 मिलियन की प्राइस है। तो क्या हम 80 मिलियन उनको देकर खरीदेंगे। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। एक चीज ये भी हो सकती है कि डेको और उनके एजेंट्स और मतलब जो फुटबॉलिंग वर्ल्ड है वो आपस में मिलते भी होंगे, वो आपस में डिनर भी करते होंगे, लंच भी करते होंगे। लेकिन मीडिया पर इस तरह की जो रिपोर्ट्स करता है ना यार, वो चीजें बिल्कुल समझ से बाहर है और वो फ्रस्ट्रेशन हमारी और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ यार आपको टेर स्टेगन की अपडेट देता चलूं। टेर स्टेगन को मेरे ख्याल में बारसा फैंस की बददुआ लग गई यार, उस बेचारे को। मुझे अब काफी बुरा लग रहा है उसके लिए। अब मैं खुद भी काफी अगेंस्ट उसके बोला हूँ कि वो क्लब छोड़ के नहीं जा रहे हैं और बारसा को भी प्रॉब्लम में डाला हुआ उन्होंने और अपने आप को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। लेकिन उनको बैक इंजरी हुई है और अब वो सोच रहे हैं कि वो सर्जरी के लिए जाएं, तो 4 महीने के लिए वो फुटबॉल से बाहर हो जाएंगे। तो यार इंजरी तो किसी भी प्लेयर को नहीं होनी चाहिए और मैं यही दुआ करूंगा कि यार वो जल्द से जल्द
अपनी इंजरी से रिकवर करें और सक्सेसफुल सर्जरी कराकर वो वापस आए। अब टर स्टेगन की इंजरी के बाद से बार्सिलोना जो है वो बेसिकली जॉन गार्सिया और शेज़नी को रजिस्टर कर सकती है, आसानी के साथ रजिस्टर कर सकती है, क्योंकि उनकी 80% सैलरी के एवज हम लोग प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं और इस 80% के अंदर जॉन गार्सिया भी फिट बैठते हैं और साथ ही साथ शेज़नी भी फिट बैठते हैं। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज है कि उनकी इंजरी की वजह से उनका ट्रांसफर जो है ना वो रुक जाएगा और साथ ही साथ टर स्टेगन जो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं उनकी उम्मीदों पे भी काफी ज्यादा धचका लगेगा, क्योंकि जाहिर है उनको प्लेइंग टाइम जब नहीं मिलेगा तो फिर जर्मनी की टीम में उनकी सिलेक्शन कैसे होगी। अभी रिसेंटली रूमर्स आ रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी उनको साइन करना चाह रही है, क्योंकि वो एडरसन को अपने साथ फ्यूचर में नहीं देखना चाहते और वो टर स्टेगन को साइन करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ गैलासैथरे वो भी उनको साइन करना चाह रही थी, 2-3 उन्होंने ऑफर्स भी की लेकिन रिजेक्शन हुई है टर स्टेगन के कैंप की तरफ से। और इस इंजरी के बाद से तो उनका ट्रांसफर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मतलब ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं बारसा और टर स्टेगन के दरमियान। लेकिन इस वक्त मैं यही दुआ करूंगा कि टर स्टेगन जल्द से जल्द जो है वो अपनी इंजरी से वापस आए, तो क्योंकि किसी भी प्लेयर को इंजर्ड कभी भी नहीं रहना चाहिए। अब यार आपको डमफ्रीज के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जॉर्ज मेंडेस जो कि उनके एजेंट हैं, सुपर एजेंट है बेसिकली, उन्होंने बार्सिलोना को कहा है कि आप अगर डमफ्रीज को साइन करना चाहते हो तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि जुलाई के एंड तक उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 25 मिलियन होगा और जुलाई जब खत्म होगा तो उसके बाद उनका रिलीज क्लॉज 40 मिलियन हो जाएगा। तो वो जॉर्ज मेंडेस ये कह रहे हैं कि भाई आपको कुछ भी इनिशिएटिव लेना है तो आपको जल्द जो है ये चीजें करनी होंगी। और आपको पता है कि डमफ्रीज जो है वो एक तरह से बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं और बड़े सॉलिड ऑप्शन है, फिजिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा प्लेयर बार्सिलोना को चाहिए। लेकिन वही बात है कि बार्सिलोना को अभी तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ही नहीं पता, तो बार्सिलोना किस तरह से डमफ्रीज की साइनिंग्स के लिए जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ विंगर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो यार विंगर की जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास लुइस डियाज और राशफोर्ड है, इनका काफी ज्यादा नाम चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ब्रायन ज़ारागोजा का नाम भी रिसेंटली लिया गया है कि बारसा उनमें भी इंटरेस्टेड है। तो पता नहीं भाई किस किस में हम इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्ट तो हम हर जगह शो कर रहे हैं लेकिन कहीं पे प्रोग्रेस होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त मैं आपको राशफोर्ड और साथ ही साथ लुइस डियाज की सिचुएशन बता देता हूं कि उनकी सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है और बार्सिलोना ज्यादा देर तक इन दोनों का वेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों भी कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेके। पहले लुइस डियाज की बात कर लेते हैं। भैया लुइस डियाज को अल नसर साइन करना चाहती है, बेसिकली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकमेंड किया अल नसर को कि भैया लुइस डियाज को आप लेफ्ट विंगर के तौर पर ले आओ, और 100 मिलियन अल नसर के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है, सऊदीज के लिए 100 मिलियन क्या होता है। तो लुइस डियाज ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि उनको लिवरपूल छोड़ना है और उनकी प्रायोरिटी बेसिकली बारसा ही है इस टाइम के ऊपर। लेकिन अगर बारसा नहीं जाएगी उनको साइन करने के लिए तो वो कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, बाइंड भी जा सकते हैं, और बाइंड की जो बिड है वो ऑलरेडी लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दी हुई है। लेकिन 100 मिलियन की अगर बिड अल नसर करेगी तो लिवरपूल उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी, और लुइस डियाज भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लुइस डियाज आपको अल नसर की तरफ से खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। देखो भैया जो कुछ होना है ना हो जाए, अगर उन्होंने अल नसर जाना है तो भाई अल नसर चले जाओ, ताकि ये जो हमारे रोज रोज के रूमर्स आपके साथ जुड़ते हैं ना वही तो खत्म हो कम से कम। लेकिन साथ ही साथ ये भी रूमर आ रहा है कि भाई डेको, आपको पता है कि वो तो पीछे पड़े हुए हैं कि हमने साइन ही अगर किसी लेफ्ट विंगर को करना है तो वो लुइस डियाज को करना है, और उन्होंने 75 मिलियन की प्राइस लगाई हुई है, उसमें वो लिवरपूल को एड्स ऑन का ऑप्शन भी देंगे और उसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस बोनस भी ऑफर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये चीजें कब करेंगे, क्या इन चीजों के लिए कहीं बहुत देर ही ना हो जाए। साथ ही साथ भाई रैशफोर्ड के बारे में भी आपको बताता चलूं कि रैशफोर्ड जरूर बारसा का वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से वो वेट कर रहे हैं, लेकिन बारसा की तरफ से कुछ ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा उनको लेकर भी। तो इस वक्त जुवेंटस भी रैशफोर्ड के पीछे आ गई है और वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं रैशफोर्ड के बारे में। तो भैया जुवेंटस ने अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ टर्म्स एग्री कर लिए और रैशफोर्ड को कन्विंस कर लिया, क्योंकि भाई रैशफोर्ड भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो नहीं रुकेंगे, उनकी सिचुएशन काफी खराब चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, तो उनको भी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। तो बार्सिलोना को बहुत जल्दी जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, या इन प्लेयर्स के साथ बात करनी होगी कि भाई आप हमारा थोड़ा वेट करो, हम अगस्त में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने आपके लिए जाना है कि नहीं जाना। आप अगर
अगस्त तक हमारा वेट कर सकते हो तो आप हमारा वेट करो, अदरवाइज भाई ठीक है, फिर उनके पास ऑप्शन है, वो जहां जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो।